हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनजीओज़ कॉरपोरेट पार्टनरशिप। एनजीओज़ किस तरीके से कॉरपोरेट के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है। तो एनजीओज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनजीओज़ जो हैं वो गैर सरकारी संगठन होते हैं जो किसी भी सोशल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल या बिजनेस सेक्टर को हम कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना है। तो ये दोनों सेक्टर जो एकदम डिफरेंट है, इन दोनों ही सेक्टर की पार्टनरशिप कैसे होती है, क्यों एनजीओज़ जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप करने लगा है, उसको क्या बेनिफिट्स हैं, और कॉरपोरेट क्यों एनजीओज़ के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एनजीओज़ के साथ में क्यों पार्टनरशिप करें, उससे कॉरपोरेट सेक्टर को क्या बेनिफिट होगा, उस पर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो क्यों पार्टनरशिप करना चाहता है एनजीओज़ के साथ में, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो एनजीओज़ हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को। तो क्यों जो इंडस्ट्री सेक्टर है या जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करे। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले सीएसआर को समझेंगे, क्योंकि सीएसआर जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कहते हैं। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले कुछ समय से ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ में आया है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है या कंपनीज़ है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका पर्पस यही है कि प्रोडक्ट को सेल करना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन आज के समय में इन कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी एक नया दायित्व जो है वो आ चुका है और उसी दायित्व को सीएसआर के नाम से जाना जाता है। और जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी अब कॉरपोरेट सेक्टर की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। उनका भी ऑब्लिगेशन है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करें और सोसाइटी के लिए वो हेल्प करें, सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर भी सोसाइटी का एक पार्ट है। इस नाते उसका भी ऑब्लिगेशन बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ समाज सेवा का काम करे। तो सीएसआर जो है वो पहले इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ थी या जो इंडस्ट्रीज़ थी वो वॉलेंट्री रूप से करती थी, यानी जिस इंडस्ट्री या जिस कॉरपोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट होता था कि वो सोशल सेक्टर में काम करे, तो वो अपने आसपास के एरिया में सोशल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती थी। लेकिन आज के समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके ऊपर एक लायबिलिटी आ चुकी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करें। वैसे एक आम आदमी होने के नाते भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी समाज में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करें। तो कॉरपोरेट सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है और उस सेक्टर के थ्रू जो है वो बिज़नेस किया जा रहा है और सोसाइटी से वो कितनी सारी चीज़ें ले रहा है। यानी अगर कोई इंडस्ट्री है वो किसी भी जगह इस्टेब्लिश है तो वो इंडस्ट्री किसी न किसी सोसाइटी में इस्टेब्लिश है, वो उस सोसाइटी का लैंड यूज़ में ले रही है, पानी यूज़ में ले रही है, हवा यूज़ में ले रही है। साथ ही उस सोसाइटी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रही हैं। तो इस नाते उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे। जब सोसाइटी से वो इतनी सारी चीज़ें ले रही है तो बदले में इन सर्विस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट को तो कमाए, उसके बदले में अपने एम्प्लॉइज़ को भी सैलरी दे, लेकिन साथ ही उसकी सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए भी कुछ न कुछ काम करे। तो ये जो सर्विस है वो पहले वॉलेंट्री रूप से सीएसआर के थ्रू इंडस्ट्रीज़ देती थी, लेकिन बहुत ही कम एम्प्लॉयर थे जो कि सीएसआर के थ्रू अपने आसपास के क्षेत्रों में सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। देन कंपनीज़ एक्ट तो पहले ही था, लेकिन कंपनीज़ एक्ट के अंदर 2013 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसके बाद 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए।
और जो 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें CSR को कंपलसरी रूप से जो है वो इंडस्ट्रीज़ को करने के लिए एक जिम्मेदारी सौंप दी गई। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में कंपनीज़ के ऊपर ये दायित्व सौंपा गया कि वो अपने क्षेत्र में CSR का काम करेगी, क्योंकि वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। इस नाते सोसाइटी से इतनी सारी चीज़ें कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ ले रही है, तो बदले में सोसाइटी के प्रति उसकी भी लायबिलिटी है कि वो भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करे। तो सेक्शन 135 के तहत जो कि 2013 में ऐड किया गया कंपनीज एक्ट में, उस सेक्शन में कंपनीज़ को कहा गया कि वो CSR का काम करेंगी। लेकिन कौन सी कंपनीज़ काम करेगी? क्या हर एक कंपनी, हर एक कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो CSR के लिए इन्वेस्ट करे? तो नहीं। सेक्शन 135 में लिखा है कि ऐसी कंपनीज़ दैट हैव अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, यानी इंडियन रुपीज़ जो 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा, अगर नेटवर्थ किसी कंपनी का है तो वो कंपनी CSR के लिए कार्य करेगी। सेकंड, कंपनीज हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर एनुअली देती है, टर्नओवर का मतलब जितना वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो अगर वो इतना प्रोडक्ट को सेल कर रही है 1000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा, तो उसे भी CSR के लिए काम करना होगा। कंपनीज हैविंग अ नेट प्रॉफिट और ऑफ 5 करोड़ और मोर, अगर कोई कंपनी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा उसका नेट जो मेन प्रॉफिट है वो अगर होता है सालाना, तो उस कंपनी को भी CSR के लिए काम करना होगा। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं, ये अगर कंडीशन किसी भी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, किसी भी इंडस्ट्री पर ये एप्लीकेबल होती है, तो उन्हें अपने क्षेत्र में CSR की एक्टिविटीज़ करनी होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इतना करोड़ कोई कंपनी टर्नओवर देती है तो वो CSR के लिए पैसा खर्च करेगी, लेकिन कितना पैसा खर्च करेगी ये भी सेक्शन 135 में मेंशन है। According to the rules and regulation of corporate social responsibility, the company will be required to set aside an amount equal to 2% of the average net profits of the said company made during the 3 immediately preceding financial years for CSR activities। यानी रूल्स कहता है कि कंपनी जो है वो अपने पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 2% पैसा CSR एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करेगी। यानी लास्ट जो 3 इयर्स है तो उन लास्ट 3 ईयर का पैसा जो है उसे खर्च करना होगा। जैसे 2021 चल रहा है तो 2020, 2019, 2018 ये लास्ट 3 ईयर्स है, इसका प्रॉफिट जो है वो निकाला जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा प्रॉफिट का, और उसका 2% पैसा उसे CSR एक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करना होगा। But companies that have not completed 3 whole years but fall under the following category will have to contribute 2% of their average net profit of the previous 3 years or years after the incorporation if less than 3 years on CSR। यानी ऐसी कंपनीज जिनको अभी तक स्टार्ट हुए 3 साल नहीं हुए हैं या नई कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, तो क्या वो भी खर्च करे? तो वो भी अगर एनुअली जो है वो अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट होता है, तो वो कंडीशन अगर उस कंपनी के ऊपर लागू होती है, तो वो कंपनी चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, उन सालों का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का एवरेज निकाल कर 2% पैसा जो है वो उन्हें CSR एक्टिविटीज़ के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सारा जो पैसा है वो कंपनी कहाँ और किन एक्टिविटीज़ पे खर्च करे, यानी CSR की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिन पर जो है कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% पैसा खर्च करे। तो जो शेड्यूल 7 है इस एक्ट के अंदर, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन है, उन एक्टिविटीज़ पर ही ये जो कंपनीज़ हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। जब एक एक्ट नहीं आया था, वॉलेंट्री रूप से जब इंडस्ट्रीज CSR का काम करती थी,
तो वो अपने एरिया के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी उनका इंटरेस्ट का इशू है उस इशू के ऊपर वो CSR का काम कर सकती थी। लेकिन अब जो है वो उनको शेड्यूल 7 के तहत जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं पर पैसा खर्च करना होगा। जैसे ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ मेंशन है, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन, इनको इरेडिकेट करना। अगर सोसाइटी में पॉवर्टी है, भूखमरी है, माल न्यूट्रिशन है तो उसको ख़त्म करना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन को प्रमोट करना। ऑफरिंग सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दैट कैन एनहांस वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल्स जो है वो उन लोगों को सिखा कर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना। एनकरेजिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को इनक्रेज करना, यानी जो लड़का या लड़की है दोनों इक्वल हैं, ये मेंटलिटी सोसाइटी में लोगों तक पहुँचे, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना और लोगों को बताना कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करें। प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें। वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री फोर्स, कंट्री के लिए भी जो है वो हेल्प करें। फोस्टरिंग एंड ट्रेनिंग फॉर सपोर्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। कंट्रीब्यूटिंग टू रिलीफ प्रोजेक्ट्स, कुछ जो रिलीफ प्रोजेक्ट्स हैं उन रिलीफ प्रोजेक्ट्स में भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। अगर वो डायरेक्टली इन एक्टिविटीज़ पे काम नहीं कर सकते हैं तो वो कुछ जो रिलीफ फंड है उनमें भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। तो CSR का जो पैसा है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंपनीज़ पर खर्च करना हो, कंपनी को खर्च करना होगा, तो जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से अदा कर पाएंगी। तो जो CSR एक्टिविटीज़ पर जो पैसा कंपनीज़ को खर्च करना है वो उसके ऊपर खर्च करें। लेकिन अगर कोई कंपनीज़ CSR की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उन कंपनीज़ को भी जो है वो पनिश किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? अंडर करंट लॉ, इन स्पाइट ऑफ नॉट मीटिंग द CSR ऑब्लिगेशन, कंपनीज हैव रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द Ministry of Corporate Affairs asking for reason for not meeting the CSR spend post the amendment. Not meeting the CSR obligation will carry penal consequences. तो जो कंपनी है, ये जो एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट है वो नहीं आया था, उससे पहले कंपनीज एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट को एक नोटिस बेस्ड कंपनी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो रीज़न पूछती थी कि क्यों उन्होंने CSR के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया और कैसी क्या रीज़न्स रहे हैं जिसके कारण जो है वो CSR एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च नहीं कर पाई। तो वो नोटिस जो है वो भेजती थी। लेकिन अब जो है कंपनीज़ CSR के ऊपर पैसा स्पेंड नहीं कर पाती है तो उनको क्या करना होगा? पहला, if the amount allocated for CSR activities by a company is unable to spend the targeted amount, then the company is required to transfer the amount to a fund prescribed in Schedule 7th। यानी अगर कोई कंपनी CSR एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च नहीं कर पाई है तो उस पैसे का खर्च जो है वो कंपनी को जो Schedule 7th में जो फंड प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसमें वो ट्रांसफ़र कर दे। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंड स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल would the Prime Minister National Relief Fund. The unspent amount has to be transferred to such a fund within 30 days post the date of closure of the third financial year। यानी ये जो कंपनीज़ हैं वो या तो शेड्यूल 7th वाली एक्टिविटीज़ में पैसा खर्च करें या जो कुछ फ़ंड उसमें दिए गए हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दे। और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करती है या अमाउंट जो है बच जाता है तो वो अमाउंट जो है वो जैसे ही थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज़ होता है उसके 30 दिन के अंदर जो है वो इस फंड को इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें स्पेंड करे या जो है वो इन रिलीफ फंड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करती है तो अब जो है वो पेनाल्टी भी है। कंपनी विल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ एन अमाउंट दैट विल बी मोर देन 50,000 बट लेस देन 25 लाख।
यानी 50,000 से 25 लाख तक की पेनाल्टी जो है उनको लग सकती है। साथ ही एवरी ऑफिसर ऑफ सच नॉन कंप्लेन कंपनी will be relieved with a fine that is more than 50,000 but less than 5 lakh or up to 3 years of punishment or even both। तो या इनको जो लोग यानी जो कंपनी है उसको CSR कमेटी बनानी होगी CSR फंड को यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर वो कमेटी नहीं बनाते हैं या कमेटी के जो मेंबर हैं वो कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उन्हें 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो ये कुछ पेनाल्टीज़ हैं अगर कंपनीज़ जो हैं वो CSR एक्टिविटीज़ को नहीं करती है या फिर फ़ंड को ट्रांसफ़र नहीं करती है तो उनको ये पेनाल्टी जो है वो देनी होगी। 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे उसमें जो है इस पेनाल्टी को ऐड किया गया। तो जो CSR का जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो प्रॉफिट सेक्टर है लेकिन फिर भी उनको नॉन प्रॉफिट सेक्टर को हेल्प करनी है क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको अब CSR की एक्टिविटी करनी कंपलसरी है और उसके लिए अगर वो खुद काम नहीं कर सकती है तो ये जो कॉर्पोरेट है वो पार्टनरशिप करे NGOs के साथ में क्योंकि NGOs का तो काम ही सोशल सेक्टर में काम करना है और जो NGOs जो है वो काम करना चाहती हैं उनके पास में स्ट्रेटजी है, विज़न है, मिशन है लेकिन उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो CSR है वो कंपनीज़ के NGOs के कोलैबोरेशन में काम कर सकती है, उनको फ़ंड देकर काम करवा सकती है ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो पाए। तो यहाँ जो नॉन प्रॉफिट पार्टनर्स है यानी NGOs जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पार्टनरशिप करने से क्या बेनिफिट होगा, उनको पार्टनरशिप करने से इंक्रीज़ होगी, उनकी फंडिंग इंक्रीज़ होगी, डोनर्स जो हैं उनका एक्सपेंशन होगा, साथ ही जो है वो न्यू जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे इनकी कनेक्टिविटी होगी क्योंकि एक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो और भी नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके साथ में जुड़ जाती हैं। वहीं कई तरह के डोनर्स जो हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि किसी इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट के थ्रू डोनेशन मिल रहा है तो बहुत से डोनर और भी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हम इस NGO को पैसा दें क्योंकि ये किसी कॉर्पोरेट के साथ में पार्टनरशिप कर रही है। वहीं न्यू जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, नए नए वॉलंटियर्स जुड़ते हैं और जो NGO है उसका ब्रांड का रिकॉग्निशन होता है, मीडिया कवरेज भी उस NGO को काफ़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि मीडिया में भी उसका नाम होता है कि वो इस कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में जुड़कर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी गुडविल को क्रिएट करने में, अपनी इमेज को क्रिएट करने में NGOs को ये पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर दी प्रॉफिट पार्टनर यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको पार्टनरशिप करने से क्या बेनिफिट होगा। तो पहला बेनिफिट तो उनको है ही कि उनको एक तो जो कंपनीज़ एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ने उन पे प्रेशर बनाया है उसकी लायबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है, तो कानून के नियमों की पालना कर रही है, सरकार के आदेशों की पालना कर रही है। साथ ही जो है उसका जो प्रोडक्ट जो सेल होगा वहाँ पर भी उसकी एक अलग से इमेज बनेगी क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर कॉर्पोरेट जो है किसी न किसी तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, सेल करती है, तो वो उनका सेल्स जो है वो बढ़ेगा, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट होगा यानी जो उनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी CSR एक्टिविटीज़ में अपना एक एंगेजमेंट देंगे, कस्टमर और जो ब्रांड है उसका लॉयल्टी बढ़ेगा, मीडिया का जो अटेंशन है वो भी बढ़ेगा क्योंकि मीडिया भी कवर करेगी कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये बिजनेसमैन है, रिलायंस इंडस्ट्री है या रतन टाटा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो CSR में खर्च करते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि कोविड के दौरान भी जो है इन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो मीडिया ने भी इनको अटेंशन दिया है न्यूज़पेपर में और मीडिया के थ्रू भी इन लोगों के काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी ब्रांड का लॉयल्टी भी बनता है, कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं और उससे प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ेगी क्योंकि ये जो है वो सोशल एक्टिविटी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में शेयर होल्डर जो है वो भी रिटर्न देते हैं, एम्प्लॉय की स्किल डेवलपमेंट होता है, जो इनकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट होता है, लीडरशिप बिल्डिंग होती है, न्यू बिजनेस पार्टनर जो है वो उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, साथ ही जो है इनको रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बहुत सा प्रॉफिट है, बहुत सा बेनिफिट है अगर वो भी पार्टनरशिप करते हैं
और सोशल सेक्टर के साथ में कनेक्ट होते हैं तो इनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। और साथ ही जो है वो CSR की लायबिलिटीज़ जो कंपनीज एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो इन कॉर्पोरेट सेक्टर को मिली है उसको इन्हें निभानी है, इसलिए भी इनको प्रॉफिट है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो आदेश हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट पार्टनरशिप जो है वो NGOs के साथ में बहुत बेनिफिट वाली हो सकती है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट वाली है और NGOs के लिए भी बेनिफिट वाली है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर स्वयं हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।